नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर.के. वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग सातवाहन वंश की चर्चा कर रहे हैं और अब तक हमने सातवाहन वंश के विषय में जानने के जो भी स्रोत हैं, पुरातात्विक, साहित्यिक या विदेशी, उन सब पर चर्चा कर लिया है। आज हम लोग बात करेंगे सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी की। तो आप लोग एक बार पुनः बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। पुराणों के अनुसार गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां राजा था। उसके पिता का नाम शिव स्वाति तथा माता का नाम गौतमी बलश्री मिलता है। वह सातवाहन कुल का महानतम सम्राट था। उसके 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं, 2 नासिक से तथा 1 कारले से। नासिक का पहला लेख उसके शासनकाल के 18वें वर्ष तथा दूसरा 24वें वर्ष का है। कारले का लेख संभवतः 18वें वर्ष का है। इसके अतिरिक्त उसके सिक्के भी मिलते हैं। उसकी सैनिक सफलताओं एवं अन्य कार्यों के विषय में हमें उसकी माता गौतमी बलश्री की नासिक प्रशस्ति तथा पुलमावी के नासिक गुहा लेख से भी सूचना मिलती है। अब हम उसकी सैनिक सफलताओं के विषय में देखेंगे। क्षहरातों के आक्रमण के कारण सातवाहनों का महाराष्ट्र के ऊपर से अधिकार छिन गया था। अतः महाराष्ट्र तथा उत्तर के अन्य प्रदेशों पर अपना आधिपत्य पुनः कायम करना गौतमीपुत्र का प्रथम उद्देश्य था। इसकी पूर्ति के लिए उसने अपने राज्यारोहण के बाद 16 वर्षों तक पर्याप्त सैनिक तैयारियां की। 17वें वर्ष एक बड़ी सेना के साथ क्षहरातों के राज्य पर उसने आक्रमण कर दिया। इस सैनिक अभियान में क्षहरात नरेश नहपान तथा उसावदात पराजित हुए और मार डाले गए। तो क्षहरातों के विषय में हमने चर्चा किया था जब क्षहरात वंश के शासकों की चर्चा की थी पिछले वीडियो में। वहाँ नहपान, भूमक और उसावदात या ऋषभदत्त जैसे राजाओं की भी चर्चा की गई है। इसी चैनल पर आर.के. वर्ल्ड पर वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। अपनी विजय के बाद उसने नासिक के बौद्ध संघ को अजकालकीय नामक क्षेत्र दान में दिया था। इस समय गोवर्धन के अमात्य को उसने एक राजाज्ञा जारी किया। इसमें वह अपने को वेणा कटक स्वामी कहता है। इससे सूचित होता है कि उसने वेणा कटक अर्थात वैनगंगा तक के तटवर्ती प्रदेश पर क्षत्रपों से छीनकर अधिकार कर लिया था। तत्पश्चात कारले के भिक्षु संघ को उसने करजक नामक ग्राम दान में दिया। जोगल थंभी मुद्रा निधि से लगभग 13,250 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें 2/3 से भी अधिक नहपान की मुद्राएं गौतमीपुत्र द्वारा पुनरांकित कराई गई हैं। इनके मुख भाग पर चैत्य तथा मुद्रालेख रत्रो गौतमीपुतस तथा ब्राह्मी धम्म अथवा बंभी लेख और खरोष्ठी लिपि में लेख लिखे हुए हैं, जो नहपान के मुद्रालेख के ही अंश माने जाते हैं। पृष्ठभाग पर उज्जैन चिन्ह तथा यूनानी में नहपान के लेख का अंश उत्कीर्ण है। इस प्रकार क्षहरात कुल का विनाश हुआ। पुलमावी के नासिक गुहाभिलेख से भी गौतमीपुत्र की क्षहरातों के विरुद्ध सफलता की सूचना मिलती है। इस लेख में उसे शक, यवन तथा पहलवों का विनाश करने वाला, क्षहरात कुल का उन्मूलन करने वाला तथा सातवाहन कुल की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने वाला कहा गया है। उल्लेखनीय है कि लेख में क्षहरातों के साथ साथ शक, यवन, पहलो आदि विदेशी जातियों के भी नाम दिए गए हैं। आवश्यक सूत्र की टीका निर्युक्ति में उल्लिखित एक गाथा से पता चलता है कि सातवाहन नरेश ने नहपान की राजधानी भड़ौच अथवा भरुकच्छ पर आक्रमण कर उसके कोषागार पर अधिकार कर लिया।
अपनी सफलताओं से उत्साहित होकर गौतमीपुत्र ने और आगे विजय अभियान किया तथा दक्षिण एवं उत्तर भारत के कई स्थानों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके पुत्र पुलमावी के शासनकाल के 19वें वर्ष में उत्कीर्ण नासिक गुहाभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा विजित निम्नलिखित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं। अब हम देखेंगे कि किन किन प्रदेशों को गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा विजित किया गया था। तो क्रमशः ऋषिक जो कि कृष्णा नदी का तटीय प्रदेश है, अस्सक या अस्मक गोदावरी का तटीय प्रदेश है, मूलक जो कि पैठन का समीपवर्ती भाग था, सौराष्ट्र जो कि दक्षिणी काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है, कुकुर जो कि पश्चिमी राजपूताना के क्षेत्र में था, अपरांत जो कि उत्तरी कोंकण में था, अनूप जो कि नर्मदा घाटी में था, विदर्भ जो कि दक्षिण में बरार में था, आकर जो कि पूर्वी मालवा के क्षेत्र में था, मध्य प्रदेश के अवंती जो कि पश्चिमी मालवा के क्षेत्र में था। इसमें अपरांत, अनूप, सौराष्ट्र, कुकुर, आकर तथा अवंत के प्रदेशों को उसने निश्चित रूप से नहपान से ही जीता था। इस प्रकार उत्तर में मालवा तथा काठियावाड़ से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक तथा पूर्व में विदर्भ से लेकर पश्चिम में कोंकण तक का संपूर्ण प्रदेश गौतमीपुत्र के प्रत्यक्ष शासन में आ गया। नासिक प्रशस्ति से पता चलता है कि गौतमीपुत्र का विंध्य पर्वत के दक्षिण के संपूर्ण प्रदेश पर अधिकार था। ऐसा उल्लेख मिलता है कि उसके वाहनों अथवा अश्वों ने तीनों समुद्रों अर्थात बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर का पानी पिया था। इसका मतलब है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इन क्षेत्रों को विजित कर लिया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नासिक जिले में वेड़ाकटक नामक एक नगर का निर्माण करवाया था। राजराज, महाराज, स्वामी आदि महान उपाधियां धारण की थी। अब हम इसके शासन प्रबंध के विषय में चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से अपने शासन का वो संचालन कर रहा था। तो वह अपनी प्रजा के सुख में सुखी तथा दुख में दुखी होने वाला सम्राट था। उसने अपनी जनता पर अतिरिक्त कर नहीं लगाए, अपने संपूर्ण साम्राज्य को आहारों में विभाजित किया। प्रत्येक आहार का एक अमात्य हुआ करता था। अपने राज्यकाल के अंत में उसने अपनी माता बलश्री के साथ मिलकर शासन किया था। इस तरीके से गौतमीपुत्र सातकर्णी एक उदार और महान शासक था। अब हम गौतमीपुत्र की धार्मिक नीति को देखते हैं। नासिक प्रशस्ति में उसे अनुभवों अथवा वेदों का आश्रय तथा एक बमण कहा गया है। वह बौद्धों के प्रति उदार था तथा उसने भिक्षुओं के लिए ग्राम तथा भूमि दान में दिया था। जैसा कि ऊपर अभी हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से थे। एक था अजकालकीय और दूसरा जो है वो था गोवर्धन के क्षेत्र का एरिया। तो इस तरीके से जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है वो बौद्धों के प्रति उदार और उनमें आस्था रखने वाला शासक दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसकी माता ने भी नासिक में बौद्धों को दान दिया था और अपने विजयोपरांत गौतमीपुत्र सातकर्णी ने भी बौद्ध संघ को कई गांव दान में दिए थे, गांव की आय दान में दी थी। इससे यह प्रमाणित होता है कि वो एक धर्मनिष्ठ बौद्ध रहा होगा। व्यक्तित्व एवं चरित्र की चर्चा कर लेते हैं गौतमीपुत्र के। तो नासिक अभिलेख में कहा गया है कि उसका शरीर स्वस्थ, बलिष्ठ तथा सुंदर था, मुख कांतिमान था तथा व्यक्तित्व आकर्षक था। वह सबको निर्भीकता प्रदान करने के लिए सदा तत्पर रहता था, मातृभक्त था तथा अपराध करने वालों को भी क्षमा कर देता था। वह गुणवानों का आश्रयदाता, संपत्ति का भंडारण करने वाला तथा सद्वित्तियों का स्रोत था। उसका चरित्र
उज्जवल तथा वह एक धर्म प्राण व्यक्ति था। उसकी आस्था बौद्ध धर्म में थी। अब उसके शासन काल के विषय में विद्वानों में कुछ मतभिन्नता है, तो उसके राजा रोहण को लेकर के जो समस्या आती है उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लें। गौतमी पुत्र की तिथि के विषय में मतभेद है। नहपान के जुन्नार लेख से पता चलता है कि वह 124 ईस्वी में महाराष्ट्र पर शासन कर रहा था। गौतमी पुत्र के नासिक अभिलेख से पता चलता है कि उसने अपने राज्यारोहण के 18वें वर्ष नहपान से महाराष्ट्र को जीता था। अतः उसका राज्यारोहण लगभग 106 ईस्वी के आसपास आता है। गौतमी पुत्र के शासन के 24वें वर्ष का एक दूसरा लेख नासिक से मिला है, जिससे स्पष्ट होता है कि उसने कम से कम 24 वर्षों तक शासन किया होगा। अतः मोटे तौर से हम उसका शासनकाल 106 ईस्वी से 130 ईस्वी के मध्य मान सकते हैं। इस प्रकार से सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट गौतमी पुत्र के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया। उसके विजय अभियानों के विषय में चर्चा किया, उसके द्वारा किए गए कार्यों के विषय में चर्चा किया, और यह भी देखा कि उसने अपनी माता बलश्री के साथ मिलकर के बहुत सारा कार्य किया। दक्षिण भारत का एक ऐसा राजवंश जो अपनी मातृ प्रधानता के लिए जाना जाता था, वो था सातवाहन वंश। इसमें माताओं का नाम भी बच्चों के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो इस तरीके से आज हमने गौतमी पुत्र सातकर्णी की चर्चा की। गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में जाना, उसकी योग्यता के विषय में जाना, उसके विजय अभियानों के विषय में जाना। आने वाले समय में हम सातवाहन वंश के और प्रतापी शासकों की चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। आप लोग वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।